नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल होगा। डियर, आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन एसएसटी के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट लगा है आपको, इसमें तो बेहद हेल्पफुल है ही। और जो एसएसटी से संबंधित जो भी एग्जाम है जहां से सामान्य अध्ययन और सामाजिक विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये श्रृंखला सिर्फ आपके लिए है डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा है। मतलब पूछ रहा है राष्ट्र जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आर्टिकल में निहित है, 352, 356 और 360। अब बात आई है वित्तीय आपातकाल की, तो बता दें जो आपातकाल की व्यवस्था है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है डियर। अब प्रश्न की पर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है। तो आंतरिक अशांति को खतरा ये राष्ट्रीय आपातकाल का कोई जो है किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो वित्तीय आपातकाल जो उल्लेख है वो आर्टिकल 360 में मिलता है डियर। और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा, ये भी आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक बात, सन 1975 में वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन रही थी डियर भारत में, लेकिन उस समय हमारे देश में जो वित्त सचिव थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हमारे देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने इस वित्तीय आपात की जो घड़ी आ रही थी उसको निपटाने में, बदलने में, उसको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए भी प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। तो संसद द्वारा अगर संकट काल की घोषणा का अनुमोदन करना है किसी अवधि के अंतराल में, तो आप करेंगे सिर्फ कितने में, 1 माह में डियर। पहले ये 3 माह में था, लेकिन 3 माह बहुत ज़्यादा होता है। संसद में अगर ये प्रक्रिया नाचती रह गई, कोई दिक्कत आई देश में, तो बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए इसको घटाकर 1 माह कर दिया गया है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। अभी आपको बता चुका हूं वित्तीय आपात आज तक भारत में लगा ही नहीं, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, कभी नहीं लगा वित्तीय आपात। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी थी, ताकि जो चुनाव था वो आगे जा सके डियर। और उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत के वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो जो कावेरी नदी है डियर वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी राज्यों से विवादग्रस्त है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक जो है इसकी मुख्य राज्य हैं जहां से विवाद है, लेकिन केरल तथा पांडिचेरी भी इन राज्यों से अटैच रखते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कोई सांसद जो है बिना बताए अगर संसद में कम 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो योग्यता है उसको अयोग्य कर दिया जाएगा डियर। तो 60 दिन, बी ऑप्शन एकदम सही है। 60 दिन बिना बताए सांसद जो है संसद भवन से गायब नहीं हो सकते। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो विदेशी नागरिक हैं इनको अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार डियर प्राप्त नहीं है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में नहीं है। तो जो मूल अधिकार आपको पता ही है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 15, आर्टिकल 12 से 35 में इनका पूरा ब्यौरा निहित है। विरोध का अधिकार कोई जो है मूल अधिकार थोड़ी ना है डियर। बी ऑप्शन एकदम
करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है। संघ की बात लिखी है डियर, तो संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति प्रशासक करता है। ये उपराज्यपाल जरूर नियुक्त कर देता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन संघ राज्यों का प्रशासक कौन है? तो राष्ट्रपति ही होता है। सारे दिशा निर्देश राष्ट्रपति के अनुसार उन्हीं के अनुमोदन पर ही स्वीकृत किए जाते हैं। ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो गणतंत्र है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूलभूत कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? मूल कर्तव्यों की बात है डियर। इसको जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1978 में। सी ऑप्शन एकदम सही है। पहले हमारा जो मूल संविधान है उसमें मूल अधिकार का कहीं कोई नाम नहीं। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ दिया गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो अल्पसंख्यकों की बात आई है तो इसका ब्यौरा आपको मिलता है किसमें? आर्टिकल 29 और 30 दोनों में मिल जाता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो अंत किया गया है वो आर्टिकल 17 के माध्यम से किया गया है। सी ऑप्शन एकदम सही है। 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में आपको पता है लोक सेवा आयोजन की बात करता है। आर्टिकल 18 में आपको पता है उपाधियों के अंत की बात की गई है। जो इसका सही ऑप्शन है तो वो सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बच्चों के जो शोषण से संबंधित है डियर वो है अनुच्छेद 23। बेगारी निषेध की बात करता है, यानी कि कल कारखानों में आप 16 साल के नीचे से बालकों को नहीं लगा सकते हैं। ये वही बात कर रहा है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? तो जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन एकदम सही है। 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अभी हाल ही में तीसरी राजधानी कुरनूल बनी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो मात्र वो राज्य बनता है यहाँ से ऑप्शन में त्रिपुरा, जहां पर जो है 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर मिजोरम भी होता तो वो भी सही था, लेकिन यहाँ पर मिजोरम है नहीं तो फिर त्रिपुरा सही है। आपको मैट्रिक बता दे रहा हूँ। एटीएम से आप क्या याद करेंगे? असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची के प्रावधान में रखने वाले 3 राज्य हैं। और चौथा राज्य क्या है? एम के बाद 2 लगा दीजिए, मतलब 2M। तो 2M से क्या हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं डियर। ATM 2 आप नाम याद कर लीजिए। इससे 6ठी अनुसूची में ही तो विशेष प्रावधान दिया गया है इन राज्यों को। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो जो दल बदल कानून है डियर वो द से दल और द से 10वीं अनुसूची, ट्रिक से याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में निहित है। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची, 25 भाग और 465 आर्टिकल इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय जो अनुसूची थी वो 8 थी। मैं आपको बता दूं जो अनुच्छेद थे वो 395 थे डियर। ये भी साथ ही साथ आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों संबंधों का उल्लेख है? तो भाग 11 में डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। भाग 11 में संघ तथा राज्य के संबंधों का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है?
तो जो सही सुमेलित है नागरिकता का संविधान, ये भाग 3 में कहाँ है? भाग 2 में है डियर। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4 का में है। राज्य संविधान का भाग 6, ये बिल्कुल सही है। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये भी सही है। लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य थोड़े ना हैं। अभी आपको मैं बताया हूँ कि भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि अभिभावक का फर्ज है 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है फ्री एजुकेशन जो है सिस्टम मुहैया कराना है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो जो 249 है डियर, ये राज्य सूची के विषय और संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंध रखता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता भी सही है, अवसर की समानता भी सही है डियर, लेकिन आर्थिक समानता ये निहित नहीं है। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। अब बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले ये अधिकार कहीं ना कहीं मूल अधिकार था डियर, लेकिन बाद में इस अधिकार को महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये केवल एक कानूनी अधिकार बचा है डियर, नोट कर लीजिएगा। ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर वीडियो आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन वीडियो से हमें लाभ मिलेगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।